नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। द ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस के इन दिनों दो ही काम है। पहला, चुनाव हारना, और फिर चुनाव हारने के बाद अगले चुनाव तक चुनाव आयोग को कोसना। पार्टी का प्लेटफॉर्म हो, जनता का मंच हो, या फिर संसद, कांग्रेस और राहुल गांधी अपनी सारी एनर्जी चुनाव आयोग पर निशाना साधने में खर्च कर देते हैं। आज भी यही हुआ। संसद के अंदर कांग्रेस और बाकी विपक्ष के सांसदों ने बिहार में चल रही वोटर लिस्ट की जांच पर हंगामा मचाया। वहीं संसद के बाहर राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए चुनाव आयोग पर अपनी वही पुरानी भड़ास निकाली। वैसे तो बात बिहार की हो रही थी, वहां हो रही चुनाव जो वोटर लिस्ट की सघन जांच है उसकी हो रही थी, लेकिन लगता है कि राहुल अब तक महाराष्ट्र की करारी हार नहीं भूले हैं। इसलिए वो बिहार के मुद्दे को महाराष्ट्र लेकर चले गए। इसलिए आज हम बिहार के साथ साथ महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट का भी पूरा सच आंकड़ों के साथ आपको बताएंगे। और यह सवाल भी उठेगा कि राहुल गांधी की कैप्टेंसी में कांग्रेस अब तक 90 बार चुनाव हार चुकी है, लेकिन हर बार आत्ममंथन करने के बजाय राहुल गांधी और कांग्रेस चुनाव आयोग पर हमला क्यों करते हैं। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और इसीलिए चुनाव आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट की जो है वो सघन जांच यानी SIR चलाया जा रहा है अभियान। इस प्रक्रिया के तहत अब तक 97% से ज्यादा, 97% से ज्यादा वोटर्स को कवर किया जा चुका है, और हर एक छूटे हुए मतदाता तक पहुंचने के लिए मिशन मोड में चुनाव आयोग की मुहिम जारी है। लेकिन विपक्षी दल बिहार से लेकर दिल्ली तक लगातार चुनाव आयोग के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली में आज भी संसद भवन परिसर में कांग्रेस, RJD, सपा समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। सदन की कार्रवाई जब शुरू होने लगी, तब विपक्षी सदस्यों ने सदन के भीतर भी इस मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, बावजूद इसके विपक्षी दलों के नेताओं की राजनीतिक बयानबाजी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव और बिहार में जारी SIR का जिक्र करते हुए कहा कि देश में चुनाव चोरी किए जा रहे हैं। तो पहले आप सुनिए कि राहुल गांधी ने क्या कहा, फिर हम आपको सुनाएंगे कि राहुल गांधी के इस बयान पर NDA नेताओं ने क्या कहा, और फिर आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को सवालों के घेरे में खड़ा करने के पीछे क्या है पूरा सच। सिर्फ बिहार की बात नहीं है, महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है, मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं। NDA नेताओं का कहना है कि विपक्ष जानता है कि वो बिहार में चुनाव नहीं जीतने जा रहे हैं, इसलिए EVM पर ठीकरा फोड़ा जाता था और अब वोटर लिस्ट को बहाना बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि SIR को लेकर विपक्ष भ्रम और अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है। आप भी सुनिए NDA के नेताओं ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा। तो अपोजिशन चाहता क्या है? आप जब बार बार शिकायत करते हैं, क्या ये बात सही नहीं है कि लोकसभा चुनाव के बाद आप ही लोग गए थे चुनाव आयोग के पास शिकायत करने? महाराष्ट्र चुनाव को अभी तक ये लोग गिनाते रहते हैं कि किस तरीके से वहां पे वोटर लिस्ट के साथ धांधली की गई, ड्यूप्लीकेसी ऑफ द वोट का बार बार ये लोग जिक्र करते हैं। तो जब आपकी ये शिकायत रही है और उस शिकायत को मानते हुए
चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया है जहां पे एक इंटेंसिव रिव्यू किया जा रहा है। हकीकत यह है, विपक्ष जानता है कि भैया चुनाव वो बिहार में जीतेंगे है नहीं, बंगाल में भी इन लोग के हालात ठीक नहीं है, तो पहले ईवीएम पे ठीकरा फोड़ा जाता था, अब वोटर लिस्ट को एक बहाना बनाया जा रहा है। जिस ढंग से ये कर रहे हैं ये दादागिरी है, दादागिरी के सिवा और कुछ नहीं है। जहां तक एसआईआर का है, बिहार में मृतक के बदले कोई मृतक तो अब वोट डालने आएंगे नहीं, तो उसमें क्या आपत्ति है? क्या जो बाहर शिफ्ट हो गए हैं उनमें क्या आपत्ति है? क्या जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनको वोट डालने दिया जाए? ये जानबूझ करके भ्रम और अराजकता फैलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। बैलेट बॉक्स की चोरी, जो बंदूक और संदूक दोनों का प्रयोग, ये कांग्रेस की कार्यशैली में रहा है। और अगर वो कर्नाटक का उदाहरण दे रहे हैं तो कर्नाटक में आप विधानसभा कैसे जीत जाते हैं? वो हार के कारणों का अपना विश्लेषण नहीं करते, वो नए नए कारण ढूंढ लेते हैं। कभी ईवीएम का होता है, कभी प्रशासन का होता है, कभी वो जनता को भी दोष दे देते हैं। ये मोदी जी का फोबिया है इनमें। तो राहुल गांधी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार को अब तक नहीं भुला पाए। जिक्र भले ही बिहार का चल रहा था, लेकिन वो महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट का मुद्दा उठा ही देते हैं। राहुल गांधी जहां बिहार में वोटर लिस्ट की जांच का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट पर सवाल उठाते आ रहे हैं। राहुल गांधी का दावा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच राज्य में 39 लाख वोटर कैसे बढ़ गए। तो आइए राहुल गांधी के सवाल का जवाब तलाश करने के लिए कुछ हम तथ्य देखते हैं। देखिए, चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में जो नए मतदाता जोड़े गए, यानी जो नई वोटर लिस्ट बनी, उसमें कांग्रेस की भी सहमति शामिल थी। ये सब चुनाव के पहले हो रहा था। और वोटर लिस्ट में बदलाव सभी दलों की सहमति और पारदर्शिता से किया जाता है, ऐसा चुनाव आयोग का दावा है। चुनाव आयोग ने ऐसे 60 उदाहरण दिए हैं जब महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट बनाते वक्त कांग्रेस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल थी। कांग्रेस का आरोप है कि महाराष्ट्र के 50 विधानसभा क्षेत्रों में 50,000 मतदाताओं को जोड़ा गया, जिनमें से 47 में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने जीत हासिल की। वहीं चुनाव आयोग ने बाकायदा आंकड़े देकर यह साबित किया है कि सिर्फ 6 विधानसभा क्षेत्रों में 50,000 से अधिक मतदाताओं की वृद्धि दर्ज हुई है। यह 50 का आंकड़ा गलत है। अब बात करते हैं राहुल के इस आरोप की कि आयोग उन्हें वोटर लिस्ट की जानकारी क्यों नहीं दे रहा है। तो इस पर राहुल गांधी और कांग्रेस को यह पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जो विस्तृत मतदाता जानकारी और फॉर्म 20 सहित सभी डेटा महाराष्ट्र के निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। कांग्रेस या राहुल गांधी जब चाहे से वोटर लिस्ट को क्रॉस चेक कर सकते हैं। राहुल गांधी ने अपने पिछले अमेरिकी दौरे में यह भी आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग ने कई दलितों और अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए हैं, जबकि चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पूरे राज्य में कहीं भी कोई असामान्य या बड़े पैमाने पर नाम हटाने की घटना नहीं हुई है। औसतन प्रति विधानसभा क्षेत्र में करीब 2800 मतदाताओं को महाराष्ट्र में हटाया गया, जिसके पीछे मुख्य कारण जो है, जो बिहार में भी सामने आ रहा है, मतदाताओं की मृत्यु, उनका ट्रांसफर या डबल रजिस्ट्रेशन। और इस नाम हटाने की प्रक्रिया में भी कांग्रेस के प्रतिनिधियों की भागीदारी पूरी तरह से शामिल थी। और इतना ही नहीं, 2019 और 2024 के बीच कम से कम 12 मौकों पर राज्य की मसौदा और अंतिम मतदाता सूची की मुफ्त प्रतियां, मुफ्त कॉपी, फ्री कॉपी कांग्रेस को प्रदान की गई थी। आइए अब कुछ सीटों की बात कर लेते हैं जहां मतदाताओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई थी और फिर भी यहां कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टी चुनाव जीती। देखिए, मिसाल के तौर पर पश्चिम नागपुर में करीब 27,000 वोटर बढ़े और यहां कांग्रेस जीती। उत्तर नागपुर में चलते हैं, 29,000 वोटर इस सीट पर बढ़े और यहां भी कांग्रेस जीती। इसी तरह पुणे के पास बड़गांव शेरी सीट में करीब 51,000 मतदाता बढ़े और यहां एनसीपी शरद पवार गुट ने चुनाव में जीत हासिल की। वहीं मुंब्रा सीट पर करीब 46,000 वोटर बढ़े और यहां शरद पवार गुट के जितेंद्र आवाहन ने जीत हासिल की। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो बताते हैं कि कांग्रेस के आरोपों में कितना दम है। तो ये तो हुआ वो पूरा सच जो राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों पर सामने आया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर राहुल गांधी बार बार चुनाव आयोग पर आरोप क्यों लगाते हैं? क्या वो ये आरोप लगाकर हर बार अपनी हार पर पर्दा डालना चाहते हैं?
दरअसल आंकड़े भी इस बात की चीख चीख कर गवाही देते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद पिछले 10 महीनों में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं। यहां पांचों जो राज्यों में जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो 624 के आसपास है, जिनमें से कांग्रेस ने 328 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 75 सीटें जीती, यानी जीत का स्ट्राइक रेट रहा महज 23%, 23% कांग्रेस की जीत का स्ट्राइक रेट। वहीं बीजेपी ने 5 राज्यों में 432 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 278 सीटें जीतने में वो कामयाब रही। इस तरह से बीजेपी के जीत का स्ट्राइक रेट 64% रहा है। तो ये अंतर है कांग्रेस और बीजेपी की जीत का और उनके स्ट्राइक रेट का। राहुल को इस पर मंथन करना चाहिए, लेकिन उनके जो तीर हैं वो सिर्फ चुनाव आयोग पर चलते हैं। तो इस तरह से कांग्रेस का एक ही काम है, हर हार के बाद सारा ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ दो। और राहुल गांधी की को हार की जो नैतिक जिम्मेदारी लेना चाहिए, उससे पार्टी उन्हें बचा लेती है। ईवीएम तो कांग्रेस पार्टियों के लिए पंचिंग बैग बन चुकी है। आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है, जो बार बार कह रहा है कि ईवीएम को दोष देना ठीक नहीं है। आइए अब आपको बताते हैं कि कब कब राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता चुनावी प्रक्रिया और आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच में कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर वोटिंग परसेंटेज के आंकड़ों में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इस दौरान मई 2024 को कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग को एक विशेष पार्टी के प्रति अंधभक्त बताया था। 2024 में हरियाणा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने काउंटिंग के आंकड़ों के धीमे अपडेट का मुद्दा उठाया था और चुनावी प्रणाली पर संदेह जताया। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि मतगणना के वक्त कई ईवीएम में 99% 99% बैटरी चार्ज मिली। 2024 में ही महाराष्ट्र चुनाव की हार के बाद वोटर लिस्ट को लेकर राहुल गांधी ने संसद में सवाल उठाए। इतना ही नहीं, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने चुनाव आयोग पर वोटर आईडी कार्ड के जो ईपीआईसी एपिक नंबर होता है उसको लेकर हंगामा किया। हद तो तब हो गई जब इसी साल फरवरी 2025 में राहुल गांधी ने नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति की प्रक्रिया के खिलाफ, जो नियुक्ति की प्रक्रिया जो है उसके खिलाफ इस नियुक्ति को बताया। अगर और थोड़ा पहले की बात करें तो राहुल गांधी ने मार्च 2021 में देश की चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए थे। राहुल ने अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के साथ वर्चुअल चर्चा में चुनाव प्रक्रिया पर बात करते हुए मोदी सरकार की तुलना तानाशाह सद्दाम हुसैन और कर्नल गद्दाफी से कर दी थी। राहुल गांधी ने कहा था कि इराक में सद्दाम हुसैन और लीबिया में गद्दाफी भी चुनाव करवाते थे, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि वहां लोकतंत्र था। सोचिए किस तरह की तुलना की थी। पिछले 10 सालों से राहुल गांधी समेत कांग्रेस का हर बड़ा हर छोटा नेता ईवीएम पर सवाल उठाता है, लेकिन हैरानी की बात है कि 2017 में चुनाव आयोग ने जब राजनीतिक दलों को ईवीएम में गड़बड़ी साबित करने की चुनौती दी तो राहुल गांधी समेत कोई भी कांग्रेसी नेता चुनाव आयोग पहुंचा ही नहीं। कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं को यह पता होना चाहिए कि देश की जो कोर्ट्स हैं वो करीब 40 बार ईवीएम की विश्वसनीयता को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर चुकी है। और पिछले साल अप्रैल में जब लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी तब सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 70 सालों के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जो मुहिम चुनाव आयोग ने की है, जो रोल निभाया है, उसकी तारीफ की और साथ पर इस बात पर दुख जताया कि निहित स्वार्थी समूह देश की उपलब्धियों को कमजोर कर रहे हैं। तो बिहार वोटर लिस्ट की सघन जांच पर जहां संसद में हंगामा हो रहा है, तो वहीं बिहार विधानसभा में इस मुद्दे पर मानसून सत्र में आग लगी हुई है। आज इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एक दूसरे से भिड़ गए। तेजस्वी यादव का कहना था कि सदन के अंदर एसआईआर पर चर्चा होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वे एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो प्रक्रिया चुनाव आयोग अपना रहा है वो सही नहीं है। इसके बाद नीतीश कुमार खड़े हुए और वो बुरी तरह से तेजस्वी यादव पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे माता पिता के राज में क्या होता था ये सबको पता है। इतना ही नहीं, नीतीश ने तेजस्वी यादव को यह तक कह दिया कि तुम अभी बच्चे हो। आप भी सुनिए इस दौरान नीतीश कुमार ने और क्या कहा। बोल रहा है, अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है?
अगर चाहोगे तो पहले क्या था और उसके बाद से जब 20 साल हुआ, हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया और सारा का सारा बीच में 1.5 साल आप लोगों को भी किया, लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया। अब हम लोग जो साथ में रहे शुरू से, अब उन्हीं के साथ सब दिन रहेंगे। और पहले कुछ था, अरे भाई जानते हो बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे, अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था। तो एसआईआर के मुद्दे पर सिर्फ बिहार विधानसभा के अंदर ही तीखी नोकझोंक नहीं हुई, बल्कि विधानमंडल परिसर में भी लगातार तीसरे दिन महागठबंधन विधायकों ने प्रदर्शन किया। विपक्षी नेताओं ने कहा कि बिहार में वोटरों के नाम काटने की साजिश चल रही है। वहीं बिहार के एनडीए नेताओं का कहना है कि चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कि कोई भी सही मतदाता इस सूची से बाहर नहीं रहेगा और बिहार सरकार भी यही चाहती है। फिर हंगामा विपक्ष क्यों कर रहा है? ये इस पूरे प्रोसेस पे ही हम लोग जो है सवाल उठा रहे हैं कि आप के जो बीएलओज हैं वो तो खुद ही साइन करके खुद ही अपलोड कर रहे हैं पूरे प्रोसेस का, तो पारदर्शिता तो पूरे प्रोसेस में ही फॉलो नहीं की गई है। ये केवल अचीवमेंट के तौर पे और सुप्रीम कोर्ट में एक आंकड़ा बताने के लिए कि हमने 96%, 98% जो है कर लिया है, ये केवल उसकी औपचारिकता जो है वो पूरी की जा रही है। वोटर्स सरकार चुनती थी, अब सरकार वोटर्स को चुन रही है। हमने तो पहले भी कहा है कि जब चुनाव आयोग की तरफ से मुख्य चुनाव आयुक्त खुद कई बार कह चुके हैं कि कोई भी सही वाजिब जेन्युइन मतदाता वो मतदाता सूची से बाहर नहीं रहेगा। 200 जिले ऐसे हैं और 200 जिले का डेमोग्राफी बदल गया है। 9 राज्यों का हिंदुओं की संख्या कमते जा रही है। अब बिहार में ले लीजिए, उत्तर बिहार में कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, जहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण, रोहिंग्या के कारण हिंदुओं की आबादी कमते जा रही है। ये चिंता का विषय है। एसआईआर का जो स्टेप है, इससे बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, रोहिंग्या, फर्जी मतदाता हटेंगे और आरजेडी कांग्रेस का दुकान बंद होगा। तो आइए अब बिहार से वापस आते हैं दिल्ली, जहां संसद भवन के पास बनी मस्जिद में एक राजनीतिक बैठक को लेकर सियासत गर्मा गई है। दरअसल इस बैठक में अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी के कई सांसद मस्जिद के अंदर मौजूद थे। इन सभी सांसदों ने समाजवादी पार्टी की लाल टोपी पहन रखी थी। वहीं मस्जिद के अंदर महिला सपा सांसद डिंपल यादव भी मौजूद थी। बीजेपी ने इस कदम को असंवैधानिक करार देते हुए समाजवादी पार्टी पर धार्मिक स्थल का राजनीतिक उपयोग करने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि वो जल्द ही मस्जिद प्रबंधन को पत्र लिखकर यहां राजनीतिक बैठक की अनुमति मांगेंगे, जैसा कि अखिलेश यादव ने बैठक की है। उधर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव को नमाजवादी कहा है। वहीं अखिलेश यादव ने सफाई देते हुए कहा कि आस्था जोड़ती है और जो आस्था को जोड़ने का काम करता है हम उसके साथ हैं। आप भी सुनिए मस्जिद विवाद पर वार पलटवार। आस्था जोड़ती है और हर जोड़ने वाली चीज से भारतीय जनता पार्टी चिढ़ती है। उनको नकारात्मकता चाहिए, आस्था सकारात्मक लोगों के साथ है। आस्था जोड़ती है, आस्था भाईचारा लाती है। आप आस्था आपस में प्रेम, व्यवहार, सम्मान बढ़ाते आए। अखिलेश यादव जी की पार्टी और अखिलेश यादव जी स्वयं तुष्टीकरण की राजनीति के तहत ऐसे कृत्यों को अंजाम देते रहते हैं, लेकिन वहां जाकर के राजनीतिक बैठक करना बहुत ही दुखद है। उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी और ये समय समय पर जो बयान आते हैं नमाजवादी ही बनकर के रहते हैं और केवल ये तुष्टीकरण की राजनीति के तहत ऐसा काम करते हैं। वहां के जो इमाम हैं वो सांसद हो गए समाजवादी पार्टी के, तो वो नमाज पढ़ाएं सांसद जी, लेकिन समाजवादी पार्टी का दफ्तर उस मस्जिद को न बनाए। तो मामले के तूल पकड़ने के बाद उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी सांसद और संसद भवन के पास बनी इस
मस्जिद के इमाम मोहिबुल्लाह नदवी की सफाई भी सामने आई है। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी समाजवादी पार्टी के सांसदों और मस्जिद के इमाम मोहिबुल्लाह नदवी को गुनहगार बता रहे हैं। गुजारिश की थी, मेरी गुजारिश पर वो गए थे, मेरे अनुरोध पर गए थे, मेरी फरमाइश पर वो गए थे और मस्जिद की मैंने उनको तारीख वगैरह बताई। तो उससे बीजेपी को, चूंकि बीजेपी तो तोड़ने की सियासत करती है, नफरत की सियासत करती है, वो तौबा करें और पूरी कौम से माफी मांगें, इसलिए कि उन्होंने वो जुर्म किया है जिसको बड़े बड़े लोगों ने हिम्मत नहीं जुटाई कि मस्जिद के अंदर सियासी पार्टियों की मीटिंग करना। उन्होंने समाजवादी पार्टी की मीटिंग मस्जिद में करके उन्होंने बहुत बड़ा जुर्म किया है, बहुत बड़ा गुनाह किया है। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं, तौबा नहीं करते हैं, तो मुस्लिम तंजीमें, संगठन और तमाम उलमाए कराम मिल करके पूरे भारत में उनके खिलाफ आंदोलन चलाया जाएगा। तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे देहदान करने वालों को कहां और कैसे दिया गया गॉड ऑफ ऑनर। जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रांग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा। MDH सोयाबीन का चौका, MDH सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाबीन असली प्रोटीन। MDH नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीते जी ही नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी समाज के लिए महान संदेश छोड़ जाते हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन के जाने माने समाजसेवी नरेंद्र गंगवाल ने भी कुछ ऐसी ही मिसाल पेश की है। अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित कर देने वाले गंगवाल का कल 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। लेकिन अपनी मृत्यु के बाद भी उन्होंने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का एक महान संदेश छोड़ते हुए अपनी समस्त देह को एक मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया। उनके निधन के बाद उनके शरीर को RD गार्डी मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया गया है। मानवता के प्रति इस त्याग को देखते हुए MP के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की घोषणा के अनुसार पुलिस गंगवाल के घर पहुंची और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यह उज्जैन का पहला मामला है
जब देहदान करने वाले किसी व्यक्ति को यह सम्मान दिया गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी कि मृत्यु के बाद शरीर या अपना महत्वपूर्ण अंग दान करने वाले नागरिकों को उनके अंतिम संस्कार के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, 26 जनवरी और 15 अगस्त को ऐसे महान कार्य करने वाले नागरिकों के परिजनों को भी सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने भी घोषणा करी कि बाबूजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा क्योंकि देहदान कर रहे हैं। इस पूरे स्टेट में पहले इंसान बाबूजी हैं जिनको एक गार्ड ऑफ ऑनर मिल रहा है, तो बहुत फख्र की बात है। हम बच्चों को तो पता भी नहीं था, बाबूजी अपने मन से ही सब दान और सब करते रहते थे और ये भी उन्होंने हमसे बिना बात करे कर भी दिया था और हमको बहुत खुशी हुई। बाद में पता चला कि बाबूजी ने इतना समाज का अच्छा सोचा। तो देहदान, महादान और अब सरकार ने किया सम्मान। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।